कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक सपने से। हम देखते हैं कि कूपर नाम का एक आदमी एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, लेकिन अचानक उसके कंट्रोल पैनल में खराबी आ जाती है। प्लेन बुरी तरह कांपने लगता है, अलार्म बजने लगते हैं और कूपर पूरी कोशिश करता है कि वो इसे क्रैश होने से बचा ले। पर तभी एक जोरदार झटका लगता है और कूपर की आंख खुल जाती है। वो पसीने से तरबतर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ उसकी छोटी बेटी मर्फ खड़ी है। मर्फ अपने पापा को इस हालत में देखकर काफी डरी हुई है। कूपर उसे दिलासा देते हुए कहता है, सॉरी मर्फ, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई, जाओ जाकर सो जाओ। लेकिन मर्फ वहीं खड़ी रहती है और धीरे से बोलती है, मुझे लगा कि मेरे कमरे में जो भूत है वो शायद आप ही थे। कूपर हल्का सा मुस्कुराता है और उसे समझाता है कि दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस पर मर्फ कहती है, लेकिन नाना डोनाल्ड तो कहते हैं कि हमें पुराने भूत मिल सकते हैं। कूपर मजाक में कहता है, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद बहुत जल्द भूत बनने वाले हैं। मर्फ फिर पूछती है, पापा क्या आपने फिर से वही क्रैश वाला सपना देखा? कूपर अपनी बात टाल देता है और मर्फ को प्यार से दोबारा सोने के लिए कहता है। लेकिन कूपर को क्या पता था कि जिस भूत को वो आज झुठला रहा है वही उसकी किस्मत और पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला है। किचन में कूपर का ससुर डोनाल्ड सबको चिल्लाकर नाश्ते के लिए बुला रहा है। डोनाल्ड कहता है, चलो सब जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। तभी हम देखते हैं कि मर्फ हाथ में एक टूटा हुआ लैंडर का खिलौना लेकर टेबल पर आती है। वो उदास है और अपने पापा कूपर से कहती है, पापा क्या आप इसे ठीक कर दोगे? कूपर खिलौने की हालत देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, मर्फ तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया कि ये टूट गया? मर्फ मासूमियत से जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं किया पापा, ये अपने आप गिर गया। तभी कूपर का बड़ा बेटा टॉम मजे लेते हुए बीच में बोल पड़ता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये मर्फ के उस भूत ने किया होगा। मर्फ चिढ़ जाती है और कहती है, हाँ उसी ने इसे नीचे गिराया है, वो मेरी अलमारी से किताबें भी गिराता रहता है। टॉम हंसते हुए कहता है, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती मर्फ, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन मर्फ हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, मैंने पता लगा लिया है, वो सच में कोई है। कूपर इस बहस को शांत करने की कोशिश करता है और मर्फ को समझाता है, मर्फ अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ कोई है तो डरने के बजाय उसे साइंटिफिक तरीके से समझो। कूपर आगे कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भूत तुमसे बात कर रहा है तो उसके सबूत इकट्ठा करो, सिर्फ अंदाजे मत लगाओ। अब कूपर और उसका ससुर डोनाल्ड घर से बाहर निकलते हैं। तभी कूपर की नजर दूर खेतों में लगी आग पर पड़ती है, जहां से काला धुआं उठ रहा होता है। कूपर को लगता है कि शायद कोई धूल भरी आंधी आ रही है, लेकिन डोनाल्ड उसे बताता है, ये आंधी नहीं है कूपर, नेल्सन अपनी फसल को आग लगा रहा है। कूपर हैरानी से पूछता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? डोनाल्ड जवाब देता है, वो कह रहे हैं कि भिंडी की ये आखिरी फसल है, अब ये दोबारा नहीं उगेगी। इस पर कूपर तंज कसते हुए कहता है, उसे भी हम सबकी तरह मक्का ही उगाना चाहिए था, क्योंकि अब वही बचेगा। इसके बाद कूपर अपने दोनों बच्चों मर्फ और टॉम के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। कूपर टॉम से कहता है, जाओ जाकर टायर बदल दो। पर तभी कूपर की नजर आसमान पर पड़ती है। उनके सिर के ऊपर से इंडियन एयरफोर्स का एक जासूसी ड्रोन बहुत तेजी से गुजरता है। कूपर सब कुछ भूल जाता है और बच्चों को चिल्लाकर गाड़ी में बैठने को कहता है। वो टायर की फिक्र छोड़कर उस ड्रोन के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। ड्रोन मक्के के खेतों की तरफ मुड़ जाता है और कूपर बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी भी सीधे खेतों के अंदर घुसा देता है। कूपर अपने बच्चों को समझाता है, ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है, ये इतना पावरफुल है कि पूरे खेत को सोलर पावर दे सकता है। सफर के दौरान कूपर टॉम को स्टीयरिंग थमा देता है और मर्फ के हाथ में एक सिग्नल जैमर देकर कहता है, इसे ड्रोन की तरफ सेट करो। कूपर खुद अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगता है ताकि ड्रोन को हैक कर सके। अब ड्रोन एक गहरी खाई की तरफ जा रहा होता है और कूपर की गाड़ी भी उसके पीछे पीछे तेजी से बढ़ रही होती है। ऐन वक्त पर कूपर जोरदार ब्रेक मारता है और गाड़ी खाई के किनारे पर रुक जाती है। मर्फ को लगता है कि ड्रोन हाथ से निकल गया, लेकिन कूपर मुस्कुराकर कहता है, नहीं मर्फ, वो कहीं नहीं गया। कूपर अपने लैपटॉप से ड्रोन को कंट्रोल कर लेता है और उसे सुरक्षित पास की पहाड़ी पर लैंड करवा देता है। जब सब लोग उस ड्रोन के पास पहुंचते हैं तो टॉम पूछता है, ये यहाँ कितने सालों से उड़ रहा होगा? कूपर बताता है, शायद 10 साल से, क्योंकि दिल्ली मिशन हमारे मिशन से भी पहले खत्म हो गया था। टॉम हैरान था कि ये इतना नीचे कैसे आ गया, तो कूपर अंदाजा लगाता है, शायद ये सूरज की रोशनी लेने के लिए नीचे आया होगा। इसके बाद कूपर उस ड्रोन के कीमती पुर्जे और काम का सामान निकालकर अपनी गाड़ी में रख लेता है, क्योंकि इस बर्बाद होती दुनिया में ये मशीनें ही सबसे बड़ा खजाना थी। कूपर अपनी गाड़ी लेकर स्कूल पहुंचता है। वो टॉम से कहता है, क्या लगता है तुम भी अंदर चलोगे? टॉम मना कर देता है और कहता है, नहीं पापा, मेरी क्लास है, मुझे यहीं रुकना होगा। कूपर अपनी बेटी मर्फ को भी गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है। अंदर प्रिंसिपल के कमरे में टॉम का टीचर कूपर को एक रिपोर्ट थमाता है और बड़े ठंडे अंदाज में कहता है, कूपर, टॉम का स्कोर देखकर हमें लगता है कि वो
एक बहुत बढ़िया किसान बनेगा। ये सुनकर कूपर हैरान रह जाता है और कहता है, पर उसमें और भी बहुत सी खूबियां हैं, क्या वो कॉलेज नहीं जाएगा? टीचर बेरुखी से जवाब देता है, आजकल कॉलेज वाले बहुत कम स्टूडेंट्स को लेते हैं, हमें खेती करने वालों की ज्यादा जरूरत है। कूपर का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है, मैं हर साल टैक्स भरता हूँ, वो सारा पैसा कहाँ जाता है? अब तो दुनिया में कोई आर्मी भी नहीं है जिस पर पैसा खर्च हो। टीचर चुप रहता है तो कूपर तंज कसते हुए कहता है, पैसे यूनिवर्सिटी के लिए तो जा नहीं रहे, तो क्या तुम मेरे बेटे को आगे बढ़ने से रोक रहे हो? टीचर कहता है, उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि उसे इंजीनियर बनाया जाए। बहस और बढ़ जाती है जब कूपर को पता चलता है कि स्कूल की नई किताबों में अपोलो मिशन यानी चांद पर जाना एक झूठ बताया जा रहा है। टीचर कहता है, चांद पर जाना बस सोवियत संघ को दिवालिया करने की एक सोची समझी साजिश थी। कूपर को यकीन नहीं आता कि ये लोग बच्चों को ऐसा इतिहास पढ़ा रहे हैं। वो गुस्से में कहता है, तुम लोग बच्चों को ये सिखा रहे हो कि हम कभी सितारों तक नहीं पहुंचे, हम धूल में पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें धूल में ही मर जाना चाहिए। तभी मर्फ की बात निकलती है। टीचर बताता है कि मर्फ ने स्कूल में लड़ाई की है क्योंकि उसने अपनी पुरानी किताबों से ये साबित करने की कोशिश की कि इंसान सच में चांद पर गया था। कूपर को अपनी बेटी पर गर्व होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये सिस्टम अब काबिलियत की कदर नहीं करता। वो गुस्से में वहाँ से निकलता है और ठान लेता है कि उसे खुद कुछ बड़ा करना होगा। कूपर गुस्से में स्कूल से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी के पास आता है। मर्फ उसे देखते ही बेसब्री से पूछती है, पापा मीटिंग कैसी रही? कूपर अपनी खीज मिटाते हुए मजाक में कहता है, मैंने तुम्हें स्कूल से निकलवा दिया है। मर्फ ये सुनकर चौंक जाती है और खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। तभी गाड़ी में लगे फोन पर एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक पड़ोसी किसान परेशान होकर बोलता है, कूपर तुमने जो ऑटोमेटिक हार्वेस्टर मशीनें बनाई थीं, वो फिर से खराब हो गई हैं। कूपर उसे सलाह देता है, मशीनों को एक बार रीस्टार्ट करके देखो, लेकिन वो आदमी कहता है, मैंने सब करके देख लिया, तुम प्लीज एक बार खुद आकर देख लो। कूपर जब अपने घर की तरफ बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक अजीब नजारा दिखता है। उसके सारे ऑटोमेटिक ट्रैक्टर और मशीनें एक जगह गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए हैं, जैसे किसी ने उन्हें वहां खींच लिया हो। कूपर के पास खड़ा एक आदमी हैरानी से कहता है, ये मशीनें खेत साफ करने के बजाय एक एक करके यहीं रुक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा मैग्नेट इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। कूपर समझ जाता है कि ये कोई आम खराबी नहीं है, बल्कि हवा में कुछ अजीब हलचल हो रही है। इसके बाद कूपर घर के अंदर जाता है। तभी उसे ऊपर मर्फ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर ऊपर जाता है और देखता है कि मर्फ की अलमारी से कुछ और किताबें नीचे गिरी हुई हैं। मर्फ अपनी कॉपी में कुछ लिख रही होती है और कहती है, इन किताबों में कुछ खास नहीं है पापा, मैं बस उन निशानों पर काम कर रही थी जैसा आपने कहा था। वो बताती है कि वो मोर्स कोड के जरिए उस भूत से बात करने की कोशिश कर रही है। मर्फ पूछती है, क्या आप जानते हैं डॉट्स और डैश का इस्तेमाल कैसे होता है? कूपर थका हुआ है। वो कहता है, हाँ मर्फ, मुझे पता है मोर्स कोड क्या होता है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा ये बुक शेल्फ तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। शायद ये सब बस इत्तेफाक है। कूपर को लग रहा था कि मर्फ सिर्फ कहानियां बना रही है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये मैग्नेटिक फील्ड और मर्फ के कमरे की ये किताबें उसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज तक ले जाने वाली हैं। कूपर सारे ट्रैक्टरों को ठीक करके नीचे उतरता है और हाथ पोंछते हुए डोनाल्ड से कहता है, मुझे इन मशीनों को दोबारा लाइन पर लाने के लिए इनके सारे कंपस, घड़ियां और जीपीएस रिकैलिब्रेट करना पड़ा। कूपर हैरान है क्योंकि ये मशीनें बिना किसी वजह के भटक गई थी। इसके बाद दोनों घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। कूपर दूर अंधेरे में देखते हुए कहता है, हमें कभी अपनी काबिलियत पर गुमान था, हम आसमान की ऊंचाइयों को देखते थे और आज हम बस नीचे अपनी मिट्टी में धूल फांक रहे हैं। डोनाल्ड बियर का घूंट भरते हुए कहता है, कूपर ये दुनिया अब पुरानी नहीं रही। जब मैं बच्चा था तो हर दिन कुछ नया आविष्कार होता था। हम चांद पर जाने की बातें करते थे, लेकिन आज हमें इंजीनियरों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है ताकि हम जिंदा रह सकें। कूपर चिढ़कर कहता है, लेकिन हम सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुए थे डोनाल्ड, हम खोज करता थे, हम सीमाओं को लांघने वाले लोग थे। डोनाल्ड उसे समझाते हुए कहता है, शायद तुम गलत वक्त पर पैदा हो गए कूपर, या शायद तुम्हारी मंजिल ये मिट्टी ही है। मर्फ को देखो, वो तुम्हारी तरह ही जिद्दी है, उसे भूत दिख रहे हैं और तुम्हें अपनी पुरानी उड़ान। पर हकीकत ये है कि ये दुनिया खत्म हो रही है और हमें बस अगली फसल तक टिके रहना है। कूपर चुप हो जाता है। उसे पता था कि डोनाल्ड अपनी जगह सही है, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि इंसानियत का अंत बस इसी धूल भरी जमीन पर हो जाएगा। मैदान में चारों तरफ शोर है। कूपर अपनी फैमिली और ससुर के साथ बेसबॉल मैच देख रहा है। तभी डोनाल्ड पुरानी यादों में खोकर कहता है, हमारे
समय में क्या बेहतरीन गेंदबाज हुआ करते थे। ये आजकल के खिलाड़ी तो बस टाइम पास कर रहे हैं। कूपर हंसकर जवाब देता है, और मेरे समय में लोग लड़ाई झगड़े और भूखमरी में इतने फंसे थे कि उन्हें खेल का मौका ही नहीं मिला। अभी ये बातें चल ही रही थी कि अचानक मैदान में सन्नाटा छा जाता है। दूर से एक पहाड़ जैसा धूल का तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। कूपर चिल्लाता है, सब गाड़ी में बैठो। गाड़ी के अंदर कूपर सबको मास्क और चश्मा पहनने को कहता है। बाहर कुछ नहीं दिख रहा, बस रेत की एक दीवार है। कूपर जैसे तैसे गाड़ी को धूल के बीच से निकालकर घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो बच्चों से कहता है, जल्दी जाओ और अपनी खिड़कियां बंद करो। मर्फ भागकर ऊपर अपने कमरे में जाती है और पीछे पीछे कूपर भी पहुंचता है। खिड़की बंद करते वक्त उनकी नजर जमीन पर गिरी रेत पर पड़ती है। मर्फ उसे गौर से देखती है और कांपती आवाज में कहती है, पापा भूत। कूपर उसे शांत करता है, मर्फ आज तुम टॉम के साथ सोओगी, अपना तकिया उठाओ और नीचे जाओ। अगली सुबह नजारा और भी बुरा था। गाड़ियां रेत में धंस चुकी थी और खेत बर्बाद हो चुके थे। मर्फ वापस अपने कमरे में जाती है, जहां कूपर अभी भी फर्श पर जमी उस रेत को देख रहा होता है। कूपर अपनी बेटी से कहता है, मर्फ ये कोई भूत नहीं है, ये ग्रेविटी है। तभी डोनाल्ड बाहर से चिल्लाता है, मैं टॉम को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, जब तुम खाली हो जाओ तो घर की सफाई कर देना। कूपर मर्फ की नोटबुक उठाता है और रेत की उन लाइनों को देखकर कुछ लिखने लगता है। फिर वो कहता है, मर्फ ये मोर्स कोड नहीं है, ये बाइनरी है, ये किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। कूपर नक्शे पर निशान लगाता है और तुरंत गाड़ी की तरफ भागता है। मर्फ साथ चलने की जिद करती है, लेकिन कूपर उसे डांट कर मना कर देता है और अपने फालतू कपड़े गाड़ी की कंडक्टर सीट पर फेंककर अंदर पानी लेने चला जाता है। जब वो वापस आता है और कपड़े हटाता है तो नीचे मर्फ छिपी हुई मिलती है। कूपर हैरान होकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक है? मर्फ मासूमियत से कहती है, आप ये सब मेरे लिए ही तो कर रहे हैं। कूपर हल्का सा मुस्कुराता है और उसे मैप थमाते हुए कहता है, अब आ ही गई हो तो कुछ काम भी कर लो। गाड़ी अंधेरी पहाड़ियों की तरफ बढ़ती है। तभी रास्ता खत्म हो जाता है। मर्फ पूछती है, क्या आप कटर साथ नहीं लाए? कूपर कटर लेकर कंटीली तारों को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अंधेरे से कुछ मशीनें और हथियार बाहर निकलते हैं। कूपर को बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया जाता है और वो लोग मर्फ की तरफ भी बढ़ते हैं और उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। कूपर और मर्फ अब उस दुनिया में पहुंच चुके थे जहां से पूरी इंसानियत की किस्मत बदलने वाली थी।